भारत में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में बेवजह घर से न निकलें, डबल मास्क का इस्तेमाल करें, अन्य लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथ को साबुन से धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है, इससे हमें बचना है। टीका लगवा लेने से कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका हमारे चैनल अधिकार वार्ता में बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है वो है भू राजस्व संहिता और पटवारी कार्यालय। भू राजस्व संहिता, आज के कार्यालय में हम भू राजस्व संहिता के जो विशेष उपबंध है उस पर बात करेंगे और उस पर पटवारी कार्यालय की क्या भूमिका होती है उस पर भी बात करेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को की शुरुआत करने के पहले एक नजर हम इस कार्यक्रम के विषय वस्तु पर डाल लेते हैं। पर साथियों, उसके पहले एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि वर्तमान में ये जो कोरोना की दूसरी लहर है जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है और इस दूसरी लहर ने युवाओं और तंदुरुस्त व्यक्तियों की भी जान ले ली है। यहाँ तक कि ग्रामीण परिवेश भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है और जिसके चलते वर्तमान अभी पिछले कुछ दिनों हमारे सामाजिक क्रांति के पुरोधा साथी दिवंगत रामकृष्ण जांगड़े जी की भी जान कोरोना की वजह से चली गई है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। आज के इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान उपस्थित हैं। वरिष्ठ पटवारी साहब हैं श्री R.K. सोनवानी जी, जो ग्राम नीरतू, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पटवारी के पद पर पदस्थ हैं। पटवारी साहब, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। साथ ही हमारे एक अन्य अतिथि, विशेष अतिथि है श्री फागुराम जांगड़े जी। ये जांगड़े साहब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और इनका सर्विस लाइफ बहुत अच्छा रहा है। हम उनसे भी इस विषय पर बात करेंगे। आपका जांगड़े साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करेंगे भू राजस्व संहिता के अध्याय 3 से। अध्याय 3 में राजस्व अधिकारी उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान है। हम पटवारी साहब से जानना चाहेंगे कि वे भू राजस्व संहिता में राजस्व अधिकारियों के जो प्रावधान है उनके बारे में बताएं। ग्राम अधिकारी, ये राजस्व अधिकारी के बारे में पहले बताना चाहता हूँ। राजस्व अधिकारी जो है ऊपर से नीचे तक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। राजस्व अधिकारी में जैसे कि जिला स्तर पर कमिश्नर होते हैं, संभाग स्तर पर कमिश्नर होते हैं, उनके अंदर में जितने भी जिला आते हैं उनके जो कलेक्टर जो होते हैं उनके अंदर में रहते हैं। कमिश्नर के बाद में कलेक्टर साहब जो होते हैं वो जिला के अधिकारी होते हैं और कलेक्टर साहब के अंदर में जितने भी रीजनल कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है ना, संयुक्त कलेक्टर है, ये सब उनके अंदर आते हैं। और उसके बाद अनुभाग स्तर पे विभागीय अधिकारी होते हैं और अनुभाग स्तर के बाद में तहसील में तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। ये सब राजस्व अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। तहसीलदार है, नायब तहसीलदार। और ग्राम स्तर पर जैसे ग्राम अधिकारी बोलते हैं तो ग्राम स्तर पर गांव में पटवारी और नंबर होता है, उसके अनुसार जो पटवारी होते हैं। और ग्राम का कोटवार होता है जो ग्राम का नौकर होता है और ग्राम का पटेल है जो गांव का मुखिया होता है। और वर्तमान में ग्राम का सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। इस भू राजस्व संहिता के अध्याय 6 के बारे में हम कुछ बात करेंगे। अध्याय 6 में भू राजस्व, भूमि तथा भू राजस्व का प्रावधान है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी धारा 57 में एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान है भू राजस्व संहिता का, जिसमें ये प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकार की जो भी भूमियां होगी उस पर पहला स्वामित्व राज्य सरकार का होगा। और इसके बाद से जो शुरुआत होता है उसमें धारा 59 में किस प्रकार से भूमियों को किस किस मद में दर्ज किया जाएगा, उसका एक तरह से हम कह सकते हैं उसका भू उपयोग जो है वो दर्शाया जाता है भूमियों का।
तो हम पटवारी साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि भू अभिलेखों में किस किस प्रकार के से उपयोग जो है वो दर्ज किया जाता है, किन किन उपयोगों में उन भूमियों को दर्ज किया जाता है। तो भू उपयोग के बारे में हम पटवारी साहब से कुछ जानना चाहते हैं। भूमि उपयोग क्या है, जैसे राजस्व अभिलेख में अंकित रहता है भूमि जिस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि निजी भूमि है तो कृषि भूमि के रूप में उसका उपयोग होता है, और शासकीय भूमि है तो उसमें छोटे झाड़ का जंगल है, बड़े झाड़ का जंगल है, घास मत की जमीन है, पहाड़ चट्टान है ना, तालाब की जमीन है, गौठान है, कब्रिस्तान है, मरघट है, शमशान है ना, और गौशाला है, ये गौठान बोलते हैं, और पाठशाला है ना, आज ये सब जमीन अलग अलग उपयोग की जमीन है, वो अलग अलग मद में राजस्व अभिलेख में अंकित रहता है। खाते की भूमि है, खाते की भूमि का उपयोग जैसे जैसे किसान उपयोग करता है उसके अनुसार, जैसे कृषि भूमि है और पड़त है तो पड़त में लिखा रहता है ना, आदि भूमि का उपयोग लिखा रहता है उसमें। आबादी जमीन है, यदि बस्ती में बस्ती बसा हुआ है और बस्ती बसने के लिए सुरक्षित रखा रहता है, वो आबादी जमीन कहलाता है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि इसका अगर उपयोग को अगर परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिए क्या किस प्रावधान है भू राजस्व संहिता में? भूमि के उपयोग में अगर परिवर्तन कराना चाहते हैं तो भूमि को उसको, जैसे निजी भूमि है, खाते की भूमि है और कृषि भूमि से अन्य भूमि में अगर उसको परिवर्तन कराना चाहता है तो उस भूमि को डायवर्सन कराना पड़ता है, भूमि को व्यापवर्तन कराना पड़ता है। डायवर्सन के बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, पर भू राजस्व संहिता में जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भूमियों का बंदोबस्त, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये राजस्व सर्वेक्षण क्या होता है, क्योंकि अध्याय 7 में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। हम पटवारी साहब से निवेदन करेंगे कि थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताएं कि राजस्व सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त क्या होता है। हम आदरणीय जागड़े साहब से भी निवेदन करेंगे कि पटवारी साहब के पास वो भी इसमें थोड़ा प्रकाश डाले और उसको थोड़ा विस्तार करें। जी सर, पटवारी साहब। राजस्व सर्वेक्षण या बंदोबस्त, जैसे कोई भी भूमि का जो सर्वे करके उस भूमि का जो नंबर अंकित किया जाता है और फिर उसका नक्शा बनाया जाता है और पृथक से उसका अभिलेख तैयार किया जाता है। प्रत्येक भूमि पृथक पृथक टुकड़े टुकड़े में रहता है, उसका सर्वेक्षण संख्या उसमें डाला जाता है जिसको खसरा नंबर बोलते हैं। तो जो खसरा पाठशाला में खसरा नंबर लिखा रहता है उसी प्रकार से पटवारी के पास जो बंदोबस्त जो नक्शा होता है ना, उसमें नक्शा लिखा, नक्शा में भी उसका नंबर अंकित रहता है। जैसे कि सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4, यदि भूमि टुकड़ों में है तो बटा1, बटा2 ऐसा करके बटांकन के अनुसार उसका नंबर लिखा रहता है। तहसीलदार साहब, आपने जो सेवा मिशन बंदोबस्त के बारे में बताओ। हाँ, मिसाल बंदोबस्त क्या है, शुरू में जब भूमि का बंदोबस्त हुआ जिस समय अंग्रेज शासन था, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। 1928-29 में भारत सरकार के द्वारा भूमि का जब बंदोबस्त कराया गया उस समय भूमि का सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण के अनुसार नक्शा बनाया गया और नक्शा बनाया गया, प्रत्येक नक्शा में उसका खसरा नंबर जो अंकित हुआ 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। और उसी खसरा नंबर के अनुसार जो मिसल खसरा जो बनाया गया और कब्जेधारी का नाम है ना, जिसको मिसल को क्या बोलते हैं, बंदोबस्त मिसल है, जो उसमें खसरा नंबर, भूमि का रकबा और उसमें भूमि स्वामी का नाम और उस भूमि पर क्या क्या फसल उस समय उस वक्त लगाया जाता था उसका भी उसमें मतलब अंकित इंद्राज किया गया। और उस भूमि पर अगर अन्य जगह आने जाने के लिए निस्तार भी अगर होता था तो उसमें निस्तार भी लिखा रहता था, जैसे कि देहाजा से अन्य गांव को जाने का, इस प्रकार से निस्तार से भी चीज लिखा रहता था। तहसीलदार साहब से, हमारे जागड़े साहब से एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ये जो हम राजस्व के मामले में सुनते हैं 1928-29 में एक मिशन बंदोबस्त था और 1984-85 जहां तक मुझे समझ में आता है कि अधिकार अभिलेख, तो एक बहुत संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में दोनों के बीच का जो फर्क है वो हमें समझाएं आदरणीय जागड़े साहब।
मिशन बंदोबस्त में सबसे पहले जो भूमिधारी थे, खेती जोतते थे जो किसान जी पहले जमीन जमींदारों के पास होता था और किसान लोग उस भूमि को जोतते थे और उसका उपज को लेते थे और जमींदारों को देते थे, लेकिन उनका अधिकार नहीं था उस जमीन पे। तो और वो से बंदोबस्त नहीं था, नाप जोक उसका नहीं हुआ था कौन कितनी जमीन में खेती कर रहा है, कितनी जमीन है किस गांव की, ये उस समय पता नहीं था किसी को। तो उसकी सीमांकन करके हर गांव का सीमांकन किया गया और उस सीमांकन के हिसाब से उस गांव की खेती की कितनी रकबा है, अन्य मद में कितनी जमीन है, उसका बंदोबस्त के समय में उसका उल्लेख एक बंदोबस्त सिस्टम बनाया गया और रिकॉर्ड बनाया गया। उसको बंदोबस्त कहते हैं। जमीन को सेटलमेंट करना, व्यवस्थित करना, जमीन व्यवस्थित करने को ही बंदोबस्त कहते हैं। अच्छा। तो बंदोबस्त हुआ। उसके बाद 1954-55 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने अधिकार अभिलेख बनाया कि जमीन में जो खेती कर रहा है लंबे समय तक उसको उस जमीन में उसको मालिकाना हक दिया जाए, पूरी तरह से उसका हक हो, किसी का कोई उस पर कोई कब्जा न रहे। इसलिए उन्होंने उस जमीन को अधिकार अभिलेख बना दिया, एक रिकॉर्ड कर दिया कि कितनी जमीन किस किसान के पास रहेगी, कब से वो खेती कर रहा है और उसका नक्शा खसरा क्या है, पटवारी नाप जोक के उसका सटरा कर दिया है, क्या अधिकार अभिलेख बना दिया। और उस दिन से फिर वो भूमि स्वामी कहलाने लगा। 1954-55 में ये काम हुआ है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड होता है, उसी से जमीन में किसका अधिकार है वो जांच किया जाता है। ये आपने एक बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। अच्छा, इसके अब इस भू संहिता के इस विषय पर आगे बढ़ते हुए इसमें इसकी जो अध्याय 9 है, अध्याय 9 में भू अभिलेख का उल्लेख है। भू अभिलेख कहने पर बहुत एक विस्तृत चित्र हमारे नजर के सामने आती है, पर अब आज हमारे एक्सपर्ट जो हमारे अतिथि बैठे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि भू अभिलेख में कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं। पटवारी साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं भू अभिलेख को थोड़ा हमें विस्तृत रूप से समझाएं, और दूसरा ये कि पटवारी कार्यालय में कौन कौन से भू अभिलेख उपलब्ध होते हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। भू अभिलेख की श्रेणी में जैसे खसरा पांचशाला है, खसरा पांचशाला में काश्तकार के खाते की भूमि का खसरा नंबर, उसका रकबा, फिर भूमि स्वामी का नाम अंकित रहता है, फिर उस भूमि पर जो जो फसल बोया रहता है उसका भी अंकित रहता है। खसरा पांचशाला 12 कॉलम का होता है, वो 12 कॉलम में पूरा उसका जो भूमि का हवाला अंकित रहता है। और शासकीय भूमि है तो शासकीय भूमि का भी खसरा नंबर, उसका रकबा और उसका मर्द लिखा रहता है। यदि जमीन छोटे झाड़ का जंगल है या घास है, शासकीय है या आबादी है ना, इस प्रकार से उसमें लिखा रहता है। पानी के नीचे है तो तालाब लिखा रहता है ना। और वो खसरा पांचशाला हो गया। और किस्तबंदी कटौनी B1, काश्तकार के खाते की भूमि का जो B1 रहता है, निजी खाते पर भूमि जितने भी गांव के अंदर किसी भी जगह में काश्तकार के खाते की भूमि रहता है तो उसका B1 में उसका एक जय रहता है और उसमें भी वो उसमें लगान निर्धारित रहता है। तो किस्तबंदी कटौनी B1 बोलते हैं। अच्छा। और निस्तार पत्रक रहता है, मिसल के कॉपी रहता है पटवारी का, तो नक्शा रहता है। और यही तो है। किसान किताब और पर्ची जिसे हम जानते हैं, क्या किसान किताब क्या है? किसान के खाते के भूमि का उसका विवरण रहता है। गांव में किसान के किसी भी कोने में भी जमीन रहेगा तो उसके खाते के भूमि जो B1 कटौनी के आधार पर उसका किसान किताब तैयार किया जाता है और किसान किताब तहसीलदार से दस्तखत करा के फिर उसको संबंधित काश्तकार को दिया जाता है किसान किताब। और किसान किताब के माध्यम से काश्तकार अपनी जमीन संबंधी लेन देन, लोन वगैरह कुछ भी लेना चाहता है तो उसके आधार पर वो ले सकता है। बड़े ही आसान और सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो जिस प्रकार से बैंक का पासबुक होता है उसी प्रकार से किसान के पास उसका एक किताब होता है जिसमें उसके समस्त भूमियों का उल्लेख होता है।
अच्छा, इसी अध्याय में अध्याय 9 में ही, भू राजस्व संहिता के अध्याय 9 में ही एक धारा 110 है। 110 में नामांतरण का प्रावधान है। तो पटवारी साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि नामांतरण जो है वो क्या होता है और कब कब इसकी आवश्यकता पड़ती है, और अगर किसी को अगर नामांतरण कराना होता है तो इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में पटवारी साहब थोड़ा प्रकाश डालिए। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 और 110 के अनुसार भूमि में नामांतरण का प्रावधान है। यदि कोई भी काश्तकार अपनी जमीन को अन्य काश्तकार के पास बिक्री करता है, तो बिक्री करता है, बिक्री करने के पश्चात उसका जो स्टाम्प प्राप्त होता है उसको नामांतरण की कार्यवाही पूर्व में पहले नामांतरण पंजी में पटवारी द्वारा प्रविष्टि करके तहसीलदार के न्यायालय में पेश किया जाता था और तहसीलदार के द्वारा फिर नोटिस इश्तेहार जारी उपरांत उसको सुनवाई पश्चात और उसको नामांकन कर दिया जाता था, जिसके अनुसार नामांकन आदेश पारित होने पर पटवारी के द्वारा उसको अपने राजस्व अभिलेख में दुरुस्त कर दिया जाता था। और नामांकन दो तीन तरह के होते हैं। जी जी। जैसे कि कोई भी भूमि स्वामी खातेदार की मृत्यु हो जाता है तो खातेदार के वारिसान का नाम अंकित करना पड़ता है, फौती दर्ज करके, उसको भी फौती नामांकन कहा जाता है। और बंटवारा नामांकन, यदि एक से अधिक खातेदार हैं और आपस में अपने अपने हिस्से की भूमि को बंटवारा कराना चाहते हैं तो अगर सहमत है तो नामांकन पंजी में उसको प्राप्त हिस्से के अनुसार उसको नामांकन बंटवारा कर किया जाता था। उसके बाद फिर आदेश पारित के लिए तहसीलदार के बाद प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार के द्वारा पक्षकारों की सुनवाई पश्चात आदेश पारित किया जाता था और आदेश पारित उपरांत राजस्व अभिलेख में उसका सुधार करके वो संबंधित खातेदारों के नाम पर भूमि को दर्ज कर दिया जाता था, पर्ची दे दिया जाता और उसको पर्ची दे दिया जाता था। अच्छा सर, एक जो आपने बताया कि बिक्री होने पर नामांतरण किया जाता है, एक जो और राजस्व अभिलेख के बारे में हम सुना करते थे, एक 16 कॉलम 22 बिंदु, और वर्तमान में एक जो बहुत प्रचलन में है ऑनलाइन अद्यतन और ऑनलाइन रिकॉर्ड, तो इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें पटवारी साहब। 16 कॉलम और 22 बिंदु पूर्व में प्रचलित था, जिसको शासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। हाँ, अभी अब 16 कॉलम और 22 बिंदु की उपयोगिता नहीं है। यदि कोई भी काश्तकार अपने खाते की भूमि को बिक्री करना चाहता है तो प्रत्येक काश्तकार के खाते की भूमि है जो कंप्यूटर में ऑनलाइन एंट्री है, ऑनलाइन किसी भी जगह चॉइस सेंटर या लोक सेवा केंद्र से नकल निकाल करके रजिस्ट्री कार्यालय से जा करके और अपना जमीन को हस्तांतरण कर सकता है। 16 कॉलम 22 बिंदु की आवश्यकता नहीं है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कृषक या किसी भी भू स्वामी को के भी अगर राजस्व दस्तावेज इस प्रकार की अगर आवश्यकता हो तो ऑनलाइन चॉइस सेंटर वगैरह, हाँ, चॉइस सेंटर से ऑनलाइन से वो निकलवा सकता है। अच्छा, ये शासन की एक बहुत अच्छी योजना रही है। इसमें आगे बढ़ते हुए हम आदरणीय झांगड़े साहब से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये गिरदावरी, ये जो शब्द है ये बहुत बार सुनने को आता है, पर असल में है क्या, हमारे दर्शकों के मन में बहुत ही कश्मकश बना हुआ है और वे हमसे पूछते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, हम झांगड़े साहब से जानने का प्रयास करेंगे ये गिरदावरी क्या होता है, क्या ये एक अलग अभिलेख है या कोई एक रजिस्टर है, ये क्या चीज है, इसके बारे में हमें बताएं, विस्तृत में बताएं कि इसके भू लगान से इसका क्या संबंध है। जी झांगड़े साहब। देखिए, जो गिरदावरी होता है ना, उसका तात्पर्य यह है कि किसान अपनी खेत में क्या फसल बोया है, क्या किसान अपने खेत में खाली छोड़ तो नहीं दिया है, तो उस फसल को का अंकन करने के लिए रिकॉर्ड में खसरे में करने के लिए पटवारी मौके पर जाता है, किसान के साथ उसके खेत में जाता है और वो देखता है कि किसान ने अपने खेत में क्या क्या फसल बोया है और वो फसल को नोट करता है और तो उसको गिरदावरी कहते हैं, ताकि उस सालाना मालूम हो जाएगी कि हमारे कितने उपज हो रहे हैं, हमारे
क्षेत्र में कितने फसल बो रहे हैं, कितनी जमीन में खेती नहीं हुई है, कितनी जमीन पड़ती हो गई, कितनी जमीन में फसल बोया गया है, ये सारा रिकॉर्ड के लिए गिरदावरी होता है। इसको कहते हैं गिरदावरी। तो ये हर साल होता है फसल कटाई के बाद। अच्छा, क्या इसी के आधार पर लगान भी तय किया जाता है? नहीं, इसके के आधार पर लगान तय नहीं किया जाता है। लगान रकबा के हिसाब से पहले से तय है। भू राजस्व संहिता के अध्याय 10 जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें सीमाएं और सीमा चिन्ह के बारे में उपबंध है, और जिसे लेकर के सामान्य रूप से हमने देखा है कि कृषकों और भूमि स्वामियों के बीच में जो विवाद की स्थिति बनती रहती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण धारा है, धारा 129, जिसमें सीमांकन का प्रावधान है, जिसे अंग्रेजी में हम डिमार्केशन भी कहते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में पटवारी साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सीमांकन किस प्रकार से किया जाता है, कब कराया जाता है, और इसके लिए कौन कौन अधिकारी जो है वो प्राधिकृत है। जी पटवारी साहब। सीमांकन का जो प्रावधान है, काश्तकार अपने खाते के भूमि का नक्शा खसरा नकल लेकर के और स्टेट बैंक में चालान पटाने के पश्चात चालान के कॉपी सहित तहसीलदार के न्यायालय में अपनी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, और तहसील में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद तहसीलदार के द्वारा संबंधित पटवारी या राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के लिए ज्ञापन जारी होता है, आदेश जारी करते हैं तहसीलदार के द्वारा। फिर उस आदेश के अनुसार तहसीलदार, पटवारी या राजस्व निरीक्षक संबंधित कृषक से संपर्क करते हैं, और कृषक से संपर्क करने के बाद सीमांकन की जो तिथि निर्धारित करते हैं, और निर्धारित तिथि में चौहद्दी काश्तकारों को, मतलब जो काश्तकार अपनी भूमि का सीमांकन कराना, जिस खसरा नंबर पर सीमांकन कराना चाहता है, उसके अगल बगल के जो समिति काश्तकारों को सूचना देने के बाद निर्धारित तिथि को मौके पर जाकर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा भूमि का सीमांकन किया जाता है, और सीमांकन कर उसकी जमीन को वास्तविक स्थिति को बताया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो एक पंचनामा की तरह तैयार किया जाता है। पंचनामा तैयार किया जाता है, उसके जमीन का नाम योग किया जाता है, उसके जमीन के नाम योग में उसका रकबा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसका भी वो उल्लेख उसमें करता है, और उसके पश्चात वो जैसे वास्तविक स्थिति के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को फील्ड बुक सहित वो प्रस्तुत कर देता है। एक चीज और आप आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अगर कोई व्यक्ति इस किसी प्रकार की सीमांकन रिपोर्ट से व्यथित हो तो क्या उसकी अपील कर सकता है? क्या क्यों नहीं अपील? हर चीज का अपील का प्रावधान है, लैंड रेवेन्यू कोड में आपका अपील का प्रावधान है। जी जी। इसी प्रकार से यदि किसान संतुष्ट नहीं होता है तो ऊपर अधिकारी पर अपील कर सकता है, वो तो है नियम है। क्यों पटवारी साहब? हाँ, वो सीमांकन से अगर संतुष्ट नहीं है काश्तकार तो ऊपरी न्यायालय में अपने सीमांकन के खिलाफ में वो अपील कर सकता है, और फिर पुनः टीम गठन करके उच्च अधिकारियों के द्वारा टीम निर्धारित करके पुनः उस भूमि का सीमांकन कराया जा सकता है। एक और प्रश्न है जो हम जानने साहब से ही जानने का प्रयास करेंगे। भू राजस्व संहिता की ही धारा 135 में एक अहम प्रावधान है जिसे भू अर्जन, लैंड एक्विजिशन का प्रावधान है। हम आदरणीय जांगड़े साहब से ये जानने का प्रयास करेंगे कि भू अर्जन की जब समय आता है या किसी भूमि को राज्य सरकार को अर्जन करना होता है तो उसके बारे में भू राजस्व संहिता में क्या क्या प्रावधान है, और इसमें पटवारी कार्यालय जो है वो किस प्रकार से भूमिका अदा करती है, राजस्व अधिकारियों को क्या क्या भूमिका होती है, संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें जांगड़े साहब। देखो, भू अर्जन क्यों होता है? शासन को जब किसी की खाते की जमीन को किसी शासकीय कार्य के लिए लेना होता है तो उसको अर्जित करता है, तो उसके लिए पटवारी से रिकॉर्ड ले लेता है
कि कौन सी जमीन कितनी आवश्यक है, किस मद के लिए आवश्यक है, कौन से सरकारी काम के लिए आवश्यक होता है, तो उसका इश्तिहार प्रकाशित होता है। इश्तिहार प्रकाशन के बाद वो भूमि को अर्जित करता है तो उसको खरीद बिक्री के अनुसार उसको भूमि स्वामी को पैसा शासन से देना होता है, तब जाके वो भूमि का अर्जन कहलाता है। और जब मिल जाता है तो शासन उस भूमि को किस काम के लिए अर्जित किया है, चाहे सिंचाई के लिए हो, तालाब बनाने के लिए हो, या फिर स्कूल बनाने के लिए हो, या फिर नहर निकालने के लिए हो, या कारखाने के लिए हो, किसी भी मद के लिए अगर सरकार को किसी निजी जमीन की आवश्यकता होती है तो वो जमीन को अर्जित करने का सरकार को अधिकार है और किसान को मुआवजा देता है। उसकी भूमि के एवज में उनको मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा दिया जाता है। ये भूमि का अर्जन एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। फिलहाल इस विषय भू राजस्व संहिता व पटवारी कार्यालय के प्रथम भाग को यही समाप्त करते हैं। हम अपने विशेष अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। काफी दिनों से हमारे दर्शक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए हमसे आग्रह कर रहे थे और इसीलिए हमने इस विषय को चुना। संक्षिप्त रूप से तैयार करने पर भी यह वीडियो लगभग 100 मिनट का है, जिसका प्रथम भाग जो लगभग 30 मिनट का है हम जारी कर रहे हैं। साथियों, इस विषय का जो द्वितीय भाग है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आपको भू राजस्व की वसूली, तबादलानामा, डाइवर्सन, बंटवारा, निस्तार पत्रक, वाजिबुल अर्ज, आबादी और मुआवजे के बारे में बताएंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स पर बताएं। आप अपना सुझाव अधिकार वार्ता यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं और हमें इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर अपनी कीमती सुझाव दे सकते हैं। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिकार वार्ता चैनल को सब्सक्राइब करें।